हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब बढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र समान अध्ययन के लिए जो जीएस पॉइंटर बुक से जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के क्रम में आज का जो हमारा वीडियो है वो वीडियो नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 पार्ट जो है वो इंडियन पॉलिटी का कवर कर दिए, जिसमें कि हम लोग भारत का संवैधानिक विकास, संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, उद्देशिका, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाधिवक्ता, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, लोकसभा, ये सब सारे टॉपिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोगों का वीडियो क्रम है 8। इससे पहले हम लोग आधुनिक भारत भी पूरा ख़त्म कर चुके हैं। उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम में ही अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है राज्यपाल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, इससे ये जो है वो वन लाइनर वीडियो है। इसका घटना चक्र का जो एमसीक्यू वाला जो वीडियो है विथ एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर उसे भी प्लेलिस्ट से देखिए, वो आपके आगामी आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कह रहा है संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है। तो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर कह रहा है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। आगे कह रहा है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। ज्ञातव्य है कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन चुके हैं। कह रहा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। फिर कह रहा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मतलब प्रथम उपराज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। फिर कह रहा भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है कौन कौन, यह पूछ रहा है। राज्यपाल की आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसको जो है वो अतिरिक्त प्रभार दूसरे राज्य का दिया जा सकता है। आगे कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है, वो है अनुच्छेद 157। फिर कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। और शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश होता है उसके समक्ष राज्यपाल जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। कह रहा है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन जो है वो सत्य कथन कौन कौन से है, वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। सामान्यतः वो 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के इच्छानुसार यह पद पर रहते हैं, ये सही है। और इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सही कथन है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया जो है वो अधिकथित नहीं है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में सही कथन है, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थगित नहीं की जा सकती है, ये बिल्कुल सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, तो इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे, मतलब राष्ट्रपति बताएगा कि किस रेशियो में उसको मिलना चाहिए। कह रहा किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना,
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। कह रहा है कि राज्य का राज्यपाल जो है वो मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो कौन कौन से? विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, कहने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, भारत के राष्ट्रपति के विचाररत किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए और विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पूर्ण विचार हेतु वापस करने के लिए। यह सारे जो कार्य है वो राज्य का राज्यपाल जो है परिषद के परामर्श से स्वतंत्र रूप से कर सकता है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल जो है वो निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 200 के अधीन। फिर कह रहा है किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अभी विधिमान्य नहीं होगा। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल में विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 213 के तहत। फिर कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो किसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन राज्य की विधायिका के द्वारा होना आवश्यक है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कथन सत्य है, तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। ये बिल्कुल सही है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। यह भी बिल्कुल सही है। और उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। यह भी बिल्कुल सही है। आगे एक कथन और एक कारण दिया गया है। कह रहा है राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर प्रयुक्त जो है वो किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि सही कथन है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। ये सही है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास पूर्व लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। फिर कह रहा है राज्यपाल उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। फिर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर अपने बने रह सकते हैं राज्यपाल। कह रहा भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान जो है वो नहीं है। फिर कह रहा स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो वो बनी थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। फिर कह रहा पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला उपराज्यपाल थी। तो पद्मजा नायडू जो है वो पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आगे कह रहा प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो यह जो है वो सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है। फिर कह रहा है कि राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो रघुकुल तिलक थे जिनको कि बर्खास्त किया गया था। फिर कह रहा है किसी एक का यह सुझाव था कि राज्यपाल को उसके राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीतिक में भाग नहीं लिया है। ये कथन था, किसका सुझाव था? यह सुझाव था सरकारी आयोग 1983 का। आगे कुछ राज्य विधानमंडल से क्वेश्चंस हैं। कह रहा मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। ये बिल्कुल सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। कुछ राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है, वहां की बात कर रहा है। कह रहा है भारत में राज्य विधानपालिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन है? तो विधान पालिका परिषद जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन होता है। कह रहा धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में पड़ा रह सकता है। तो वह जो है वो 3 माह से अधिक तक नहीं पड़ा रह सकता है। फिर कह रहा है कि विधान परिषद जो है वो किसी साधारण विधेयक को अधिकतम रोक सकती है। तो विधान परिषद जो है वो किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। प्रथम बार में 3 महीने तक और फिर दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकती है।
आगे कह रहा है कि राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। तो मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा है यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जो है वो पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। कह रहा है राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। तो राज्य विधान परिषद का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान में रखा गया है अनुच्छेद 171 के अंतर्गत, और इसी में विधान परिषद की संरचना का विवरण दिया गया है। कह रहा है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है। तो यह संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। आगे कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 169 में है। कह रहा भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो वो जो है वो राज्य विधानसभा के तत्व संबंधित संकल्प पारित करने पर संसद के द्वारा किया जा सकता है। फिर आगे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, जिसके बाद कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य जो है वो मनोनीत किया जाता है। फिर कह रहा है इसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। यह बात कर रहा है राज्य विधान परिषद की। आगे है कि यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। यह बात कर रहा है मध्य प्रदेश की। आगे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के विषय में सही है, यह एक अस्थायी सदन है। बिल्कुल, राज्य विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्षों का होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 170 में प्रस्तुत करता है। फिर कह रहा है अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य की विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो उसका अपवाद सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी जो है वो ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो है वो 500 हो सकते हैं। फिर कह रहा है राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। आगे कह रहा है कि विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फिर कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और मेघालय में सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश का। फिर कह रहा है राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हता दल बदल के अतिरिक्त से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। तो यह है राज्यपाल। फिर कह रहा है विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो विहित की गई है। तो विधानसभा के सदस्य के लिए कितना? 25 वर्ष। फिर कह रहा है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना होगा? तो अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को देगा। फिर कह रहा है कि विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष जो है स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक वो अपने पद पर बना रहता है। फिर कह रहा है कि यदि विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद जो है वो रिक्त कर देगा। फिर कह रहा है राज्य की विधानसभा के सत्रावासन का आदेश दिया जाता है। तो यह जो है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। आगे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में सही कथन है। तो वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है, ये बिल्कुल सही है। और जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि सही कथन है, कोई व्यक्ति जो है वो किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहरित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो ये बिल्कुल सही है, मिनिमम 25 वर्ष जो है वो उसकी आयु चाहिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में सही है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
फिर कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 164 के अनुसार। आगे कह रहा है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है वो 12 हो सकती है। फिर कह रहा है भारत में एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है, तो वो राज्य है गोवा। कह रहा है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है। तो कितने दिनों तक? तो वो 6 महीनों तक बना रह सकता है। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण जो है वो राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। कह रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन कौन कौन से सही हैं। कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, सही है। मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, यह भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। तो मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है अनुच्छेद 167। फिर कह रहा है जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि नई व्यवस्था के अनुसार कितनी है। तो मुख्यमंत्री की कार्य अवधि 5 वर्ष। फिर कह रहा है अब तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। कह रहा है भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी महिला मुख्यमंत्री। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो बनी थी सुचेता कृपलानी। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के निर्वाचन में भाग लेती है। तो राज्य विधानसभा जो है वो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में। आगे कह रहा है कि सही कथन है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। आगे है कि राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली नस्तियां जिसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है, तो वो जो है वो मुख्य सचिव के माध्यम से। आगे कह रहा है कि 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात विधानसभाएं भंग की गई थी। तो विधानसभा जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की विधानसभा जो है वो 1992 में अयोध्या घटना के बाद भंग की गई थी। आगे कह रहा है कि राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो राज्य की संचित निधि का जो संचालन है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो राज्य की आकस्मिक निधि के लिए उत्तरदायी है किसी राज्य का विधानमंडल। आगे है उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय। कह रहा है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय में किया जाता है। फिर कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते जो है वो राज्य की समेकित निधि से दिया जाता है। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन दी जाती है। तो यह जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। फिर कह रहा है कि सही कथन है पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो दिल्ली में स्वयं उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो अभी फिलहाल भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है वो 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया है। और यह आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है जिसका गठन जो है वो आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया है। आगे कह रहा है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। तो जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगर प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के अधीन होता है। आगे कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो यह जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। आगे कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर इस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।
आगे कह रहा है कि इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालयों में से एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो वो कौन है? बम्बई उच्च न्यायालय है। फिर कह रहा है मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। तो मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर में 2013 में उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य है। बिल्कुल सही है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा। फिर कह रहा है कि उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है। तो उच्च न्यायालय में सबसे अधिक बेंच है बम्बई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। कह रहा है नोट, कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और 2 बेंच पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच जो है गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात अब 3 बेंचें शेष रह गई है। वर्तमान परिक्षेप में इस प्रश्न में बम्बई और गुवाहाटी जो है वो उच्च न्यायालय के सर्वाधिक 3-3 बेंचें हैं। आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकारों का संरक्षण जो है वो दोनों के अधिकारों में आता है, मूल अधिकार का संरक्षण। फिर कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अमेंडमस। आगे है कि जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था हितों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है परमादेश। आगे है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं तो संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। कह रहा है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। फिर कह रहा है संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका, तो यह जो है वो उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर की जाती है। फिर कह रहा है कि रीट जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है तो वो है प्रतिषेध। फिर कह रहा है एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जो है वो जारी किया जाता है। तो उत्प्रेषण रीट कब जारी किया जाता है? एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। फिर कह रहा है एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करता है तो वो है उत्प्रेषण। फिर कथन और कारण दिए गए हैं। कह रहा है न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है न्यायिक सक्रियता बाद न्यायपालिका को अपमानपूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है, पर लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे कह रहा है कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। बिल्कुल सही है। कह रहा सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। फिर कह रहा है कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार है। तो उसका प्रकार था टाइटल सूट, स्वतः अधिकार मुकदमा। फिर कह रहा है कि सही कथन है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति सामान्य है। यह भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। आगे कह रहा है न्यायमूर्ति जिसके विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्ण त्यागपत्र दिया। यह बात कर रहा है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन की।
फिर कह रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो कितना, 3 माह तक। फिर कह रहा है विधि आयोग के निम्नलिखित अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो यह जो है वो किसने किया था, न्यायाधीश HR खन्ना ने। आगे कह रहा है जिला न्यायाधीश शब्द आया है, तो यह जो है वो संविधान के अनुच्छेद 233 में आया है। फिर कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश जो है वो नहीं सम्मिलित होगा। आगे कह रहा है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय जो है वो सिविल एवं आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है, तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे कुछ प्रश्न जो हैं वो दिए गए हैं केंद्र राज्य संबंध से। फिर कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो प्रभावित होते हैं, तो भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। फिर कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है वो निर्भर करता है, तो यह संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। फिर कह रहा है एक संघीय राज्य जो है संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, तो एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। आगे कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो यह जो है वो योजना प्रकरण में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में कहा गया है। फिर कह रहा है केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो भाग 11 में दिया गया है। आगे कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान जो है वो 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, तो वो करता है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। फिर कह रहा है केंद्र राज्य संबंध उल्लेखित है, तो केंद्र राज्य संबंध जो है वो 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। आगे कह रहा है विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की अनुसूचियों में है, तो यह जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में है। फिर कह रहा है वो विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है उल्लेखित है, तो वो विषय जो है वो समवर्ती सूची में उल्लेखित है। फिर कह रहा है कि किसी शिशुओं और आवश्यकों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्राप्त है, तो यह जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को प्राप्त है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो सन्निहित हैं, तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो संसद में सन्निहित हैं। फिर कह रहा है भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को, तो अवशिष्ट अधिकारों को किसको दे दिया गया है, संघीय सरकार को दे दिया गया है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 जो है वो संबंधित है, तो यह जो है वो राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव जो है वो प्रवृत्त नहीं रहेगा, तो यह जो है वो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त जो है वो नहीं रहेगा। फिर कह रहा है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बा आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में है, तो ऐसा प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में है। आगे कह रहा है कि भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संविधानेतर और विधितर संस्था जो है संस्थाएं हैं, तो यह जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। फिर कह रहा है भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 263 के अनुसार करता है। फिर कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है, तो अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। फिर कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है, तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि सही सुमेलित है अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े में केंद्रीय संसद के अधीन निर्णय की शक्ति, तो यह जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, राष्ट्रीय जल नीति 1987 और नदी बोर्ड्स एक्ट 1956। आगे कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है, तो क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही है 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, सही है, और यह एक जो है वो परामर्शदात्री संस्था है, यह भी बिल्कुल सही है।
आगे कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में सही कथन है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो यह जो है वो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। आगे कह रहा है कि झारखंड क्षेत्र जो है वो स्वतंत्रता परिषद का गठन, झारखंड क्षेत्र स्वतंत्रता परिषद का गठन हुआ, तो यह जो है वो 8 अगस्त 1995 को हुआ। कह रहा है कथन की केंद्र राज्य संबंधों पर पूर्ण विचार की मांगे जो है वो बढ़ती रही है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पे सही है और आर जो है वो एक की सही व्याख्या भी करता है। आगे कह रहा है कि सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो सरकारीय आयोग जो है वो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था। कह रहा है सरकारीय आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो यह केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। फिर कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकारें बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। फिर कह रहा है कि अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया, तो यह जो है वो सरकारी आयोग ने समर्थन किया। फिर कह रहा सरकारी आयोग के अन्य 2 सदस्य कौन थे, तो वो थे बी सीबरमन और एस.आर. सेन। क्लियर है। फिर कह रहा है कि सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो सरकारी आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन जनवरी 1988 में जमा किया था। फिर कह रहा है भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित है, तो सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पूंची आयोग जो है वो ये सब जो है वो संघ राज्य संबंध से संबंधित है। आगे कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। फिर कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ये कौन से अनुच्छेद के तहत? ये संविधान के अनुच्छेद 257 के तहत। आगे कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है, तो यह करता है संविधान का भाग 12। फिर कह रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 268 से लेकर 281 के अंतर्गत किया गया है। आगे कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत सीधे विदेश ऋण प्राप्त करने के संबंध में राज्यों की स्थिति जो है वो नहीं ले सकते हैं, वो सीधे विदेश ऋण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहा है विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 265 में कहा गया है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्रों के द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है, तो यह जो है वो अनुच्छेद 270 के तहत। फिर कह रहा है भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर कर जो है वो संघ के द्वारा लगाया या उद्गृहित किया जाता है और संघ द्वारा ही एकीकृत या फिर संग्रहित किया जाता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 301 के तहत। फिर कह रहा है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है वो सुनिश्चित करता है, तो यह जो है वो भारत का संविधान करता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यह सीरीज आप लोगों के लिए कितना यूजफुल हो रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। इस चैनल पर अभी तक आप नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।